हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। और आज हमारे पास है वेव का जनरल इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। तो आज हम वेव की इक्वेशन बनाना सीखेंगे और कैसे हम प्रूव करेंगे कि कोई भी गिवन इक्वेशन हमारे सामने जो होगी वो वेव की इक्वेशन होगी। दिस इज आवर टारगेट, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट द वेव। देखो बच्चा, मैंने आपको एक जनरल बात बताई थी कि वेव को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। वेव के कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करने के लिए आप तालाब के किनारे खड़े हो जाते हैं और एक शिद्दत से पत्थर उछाल के मारते हैं, तालाब के अंदर गिरता है। जैसे ही तालाब के अंदर वो पत्थर गिरा, तालाब में क्या हुई? डिस्टरबेंस। अब डिस्टरबेंस कैसी थी? मैंने देखा कि गोल गोल सर्कल से बन रहे थे और वो सर्कल अगर आप देखो तो सेंटर में सबसे ज्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे वो कम होते 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 एट लास्ट जीरो हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि वहां एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक करता है। अब जब स्ट्राइक करता है तो 100% श्योर है वो क्या देता है दूसरे पार्टिकल को? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी है तो ये भी 100% श्योर है कि वहां पे मोमेंटम भी होगी। बच्चा, आप लोगों को पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर और मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। देखो बच्चा, जब आप मोमेंटम की बात करते हो तो आप कहते हो कि सर दिस इज मास इनटू वेलोसिटी, और जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो आप कहते हो कि सर दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपने क्या कहा कि आपने जब पत्थर फेंक के मारा तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, उस पत्थर ने उनको मोमेंटम दे दी, या यूं कहें कि काइनेटिक एनर्जी दे दी। अब उस एनर्जी की हेल्प से वो दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं और दूसरे पार्टिकल जितनी एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट को ट्रांसफर करेंगे। अब नेक्स्ट वाले जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वो नेक्स्ट। इस तरह से एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होगा एक मीडियम के अंदर, और वही ट्रांसफर क्या कंस्टिट्यूट करेगा? वही ट्रांसफर वेव के कॉन्सेप्ट को कंस्टिट्यूट करेगा, बनाएगा। यानी कि वेव के कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत जो मेरे को महसूस हुई वो ये है कि एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर एक मीडियम के। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चा, कि यहाँ पे पार्टिकल कभी चल के नहीं जाता। पार्टिकल कभी भी चल के नहीं जाता। पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है? ऑसिलेट करता है। अब ऑसिलेट करने का मतलब अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ उसकी मूवमेंट होती है। अपनी मीन पोजीशन से कितना ज्यादा दूर वो जा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस होंगे। क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज, आई थिंक, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी वी कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि पार्टिकल उतना ही ज्यादा उछल कूद करेगा जितनी ज्यादा उसके पास एनर्जी होगी। अब देखो बच्चा, मैं बात क्या कर रहा हूं? मैं बात कह रहा हूं कि वेव मोशन में पार्टिकल ट्रेवल करके नहीं जाता, वो तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट रहता है। तो क्या चीज ट्रांसफर हो रही है एक्चुअली? भाई मान लो कि आप 10 जने बैठे हो और 10 जनों को मैंने 100 रुपए दिए। मैंने कहा भाई 10-10 रुपए रख लो। मैंने मान लो कि पहले रुपए दे दिए, हमारे पास जो बच्चे बैठे हैं, तो मैंने पहले रुपए दे दिए 90 रुपए, 10 रुपए मैंने रख लिए, अमन को दे दिए। अमन अमन ने 80 रुपए दे दिए वापस अमरवीर को। अमरवीर ने आगे 70 रुपए दे दिए जसलीन को। जसलीन ने खुशदीप को दे दिए 60 रुपए। तो इस तरह से 10-10 रुपए का बंटवारा हो रहा है ना? हो रहा है, पैसे का बंटवारा हो रहा है। अमरवीर तो चल के नहीं गई नहीं वहां तक, नहीं गई ना? हाँ, तो पैसे जा रहे हैं ना। तो यही बात है, यहाँ पे एनर्जी ट्रेवल करती है, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता। ठीक है ना? यहाँ पे एनर्जी ट्रेवल करती है, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप क्या बोलते हो कि वेव इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। हाँ जी, वेव इज नथिंग बट
इट इज, आप यही बोलते हो, नथिंग बट a kind of disturbance, nothing but a kind of disturbance है ये एक तरह की, from equilibrium position, from equilibrium position. It is nothing but a kind of disturbance from equilibrium position which travels in a medium, which travels in a medium. बिना मीडियम के किसी भी वेव का प्रोपगेशन मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ एक एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है बच्चा कि यहाँ पे एनर्जी चलती है, एनर्जी ट्रेवल करती है, मोमेंटम ट्रेवल करती है। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी या फिर आप कह सकते हैं कि मोमेंटम विल ट्रेवल। एनर्जी या मोमेंटम क्या करती है, यहाँ पे ट्रेवल करती है, एनर्जी या मोमेंटम ट्रेवल करती है। पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल, पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल, पार्टिकल्स यहाँ पे ट्रेवल नहीं करते। पार्टिकल तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है ना, पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है ना। अब वेव में आगे ट्रेवल क्या कर रही है, एनर्जी ट्रेवल कर रही है, ये बात सबसे बड़ी है। ठीक है ना। अब देखो वेव कैसे जनरेट करते हैं आप लोग, अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं तो डेली लाइफ में मैं किस तरह से वेव जनरेट कर सकता हूं, ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, देखिए कैसे मैं वेव जनरेट कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने ये एक रस्सी ली इस तरह की, ठीक है, और उसमें इस तरह से वेव जनरेट कर दी मैंने, इस तरह से। ये देखिए मैंने इस तरह से वेव जनरेट कर दी इसमें, जैसे एक रस्सी ली और पकड़ के उसे ऐसे खींच दिया और ऐसे वेव वहां पे जनरेट कर दी। ठीक है ना बेटा। ईशान, हाँ जी ईशान। हाँ हाँ जी सर। बेटा वो सॉफ्टवेयर है ना, मैंने वो डाउनलोड कर लिया, उससे हम कल क्लास लेंगे, आज मैं थोड़ा सा और सीख लूं, उससे जानकार हो जाऊंगा ना। ठीक है सर। हाँ जी, अच्छा था, काफी अच्छा था सॉफ्टवेयर। जो फिर तो बढ़िया सर। हाँ बिल्कुल बढ़िया था वो। अब देखो बेटा, यहां मैंने एक स्ट्रिंग ली और यहां से कुछ इस तरह का वेव्स मैंने जनरेट किया। अब देखो यहाँ पे वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आप देखोगे लगातार वेव कुछ इस तरह से ट्रेवल करेगा। मैं आपको डायग्राम से इसकी प्रेजेंटेशन देता हूं, ये देखना आप। ये देखिए बच्चा पार्टी, इस तरह से वेव आपका ट्रेवल करेगा। ये देखो बच्चा लोग कि वेव इस तरह से ट्रेवल करता 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 एट लास्ट यहां इस रिजिड स्पॉट से स्ट्राइक कर जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि क्या यहाँ पे किसी पार्टिकल ने ट्रेवल किया, यहाँ वाले जो पार्टिकल्स थे वो हाँ मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट तो किया, उन्होंने मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर नेक्स्ट वाले पार्टिकल ऊपर गए नीचे आए, नेक्स्ट वाले पार्टिकल ऊपर गए नीचे आए, नेक्स्ट वाले पार्टिकल ऊपर गए नीचे आए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पार्टिकल एक्चुअल में ट्रेवल नहीं कर रहा, यहाँ पे जो ट्रेवल कर रहा है वो है एनर्जी, स्पेशली एनर्जी ट्रेवल कर रहा है। हाँ यहाँ पे कुछ बातें और भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो डिस्टरबेंस है, आपकी जो डिस्टरबेंस है जो यहाँ क्रिएट हुई है, अगर मैं इस रोप के लिए बात करूं तो ये डिस्टरबेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी हो सकती है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी हो सकती है, क्योंकि आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आपका मीन पोजीशन और ये है आपका एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड बोल देते हैं या आप डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। और एम्पलीट्यूड का पावर 2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? दिस इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। और हमने कहा था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी बेटा? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का पावर 2, एम्पलीट्यूड का पावर 2। हाँ, एक बात और है कि डिस्टर्बेंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऑल्सो देयर मे बी प्रेशर वेरिएशन, देयर मे बी प्रेशर वेरिएशन जैसे कि प्रेशर के साउंड वेव के केस में बातें आप करते हैं तो प्रेशर वेरिएशन पे बेस होके करते हैं। देयर मे बी डेंसिटी वेरिएशन, देयर मे बी डेंसिटी मतलब आपके पार्टिकल डेंस हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो सकते हैं, उनके बीच बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है और बहुत कम भी हो सकती है, तो डेंसिटी वेरिएशन भी हो सकते हैं। और देयर मे बी वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसा कहां पे होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन, लाइट वेव या आप इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव के केस में ऐसा पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेरी करते हैं और उनके वेरिएशन के कारण क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और मैं तो ये कहूंगा कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन है 100% श्योर है मैग्नेटिक फील्ड में भी वेरिएशन होगी। मैं आपको बता दूं कि E और B एक सिंपल से रिलेशन से जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है? दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है E/B इज इक्वल टू C। तो ये एक जनरल बात है बच्चा, इसको आप याद रख लो। चाहे आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो C टाइम्स होता है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा होती है, C टाइम्स होती है, ठीक है। अगर आपको कोई कह दे कि B इज इक्वल टू 1 टेस्ला, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दे B इज इक्वल टू 1 टेस्ला, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके लिए C की वैल्यू कितनी है? 3 into 10 raised to power 8। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो 3 into 10 raised to power 8 न्यूटन पर कूलम, इतना तगड़ा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बन के खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये जनरल सी बात है जिसको आप याद रखें। अब देखो बच्चा, अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव की, वेव की क्या क्या टाइप्स हैं। देखो, हमने लास्ट टाइम जिसको स्टडी किया था वो वेरिएशन के बेसिस पे किया था और उसका कंप्लीट स्टडी हम नहीं कर पाए थे। आज हम उसको कंप्लीट स्टडी करेंगे, उसकी इक्वेशन बनाएंगे, कैसे उसकी इक्वेशन बनती है और क्या क्या वहां पे रूल्स वगैरह अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं मीडियम के बेसिस पे तो दो तरह की वेव होती है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ये सब कुछ रब कर रहा हूं बच्चा, मैं ये सब कुछ रब कर दूं भाई? हाँ जी, ये सब कुछ रब कर दूं बेटा? बच्चों बोलो। यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से। देखिए, मेरी बात है नेक्स्ट, वो है टाइप्स ऑफ वेव। वेव के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। दो तरह की वेव हैं बच्चा लोग आपके पास, ठीक है। एक तो वो जिनको मीडियम की जरूरत होती है
और एक वो जिनको मीडियम की जरूरत बिल्कुल नहीं होती बेटा, ठीक है ना। एक तो वो वेव जिनको मीडियम की जरूरत है, और एक वो वेव जिनको मीडियम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चा लोग, ठीक है। तो ऐसी वेव के साथ आज हम डील करने वाले हैं भाई। देखिए कैसे हम डील करेंगे उनके साथ, देखो। देखिए भाई बच्चा लोग, हमारे पास ऐसी वेव्स बनेंगी जो एक तो मीडियम के साथ डील करती हैं, और एक मीडियम के साथ बिल्कुल भी डील नहीं करती, कतई डील नहीं करती वो, ठीक है। वो देखिए कि वो क्या क्या है आपके पास वेव, ठीक है। देखो बच्चा, देखो बेटा, एक तो हमने लिखा है इसमें मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और दूसरा हमने लिखा है नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल देते हैं आप उसे, नॉन मैकेनिकल वेव, या फिर आप इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनको कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती बच्चा लोग, ठीक है। ये बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैटर वेव की भी बात करूंगा मैं, लेकिन मैटर वेव को मैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम डिफाइन नहीं करता। वो क्वांटम फिजिक्स है जिसने मेरे को ये बात बताई कि मैटर वेव एग्जिस्ट करती है। मैटर वेव का फंडा भी बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही क्लियर तरीके से बताऊंगा मैटर वेव का फंडा, ठीक है। लेकिन मैं उसको यहाँ पे नहीं रख सकता टाइप्स ऑफ वेव। मैकेनिकल वेव देखिए कि विच रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, विच रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, टू ट्रेवल। इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे कि एग्जांपल क्या है आपका, साउंड वेव, साउंड वेव इनके एग्जांपल हैं। अच्छा, और वेव्स इन स्ट्रिंग, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल लिया था, वेव इन ए स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, वेव इन एयर कॉलम, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, एयर कॉलम। तो ये इसके कुछ एक एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, जो आप मैकेनिकल वेव इनको बोल सकते हैं, ठीक है। और नॉन मैकेनिकल में सबसे अच्छा एग्जांपल आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिक्वायर नो मटेरियल मीडियम, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। आप ये कहते हैं कि सर जी हमारे पास ना ऐसी बातें होती है कुछ, कि भाई मान लीजिए हमारे पास ये है एक एक्स एक्सिस, मान लीजिए, और ये है हमारे पास वाई एक्सिस, और ये है हमारे पास जेड एक्सिस, थ्री एक्सिस हो गई जी ये, ठीक है। अब हमारी वेव कैसे चल रही है, हमारी वेव ऐसे चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने लेके आता हूँ, कि ये जो मैं वेरिएशन ले रहा हूँ, मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेरिएशन ले रहा हूँ, इसी तरह से मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वेरिएशन लूंगा, ठीक है ना। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस तरह से आप देखना यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगी, किस किस एक्सिस के अलोंग वेरिएशन होगी वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे कि रेड वाला है तो ये जेड एक्सिस के अलोंग है, मान लीजिए, मान लीजिए ये जेड एक्सिस के अलोंग है, तो जेड एक्सिस के पैरेलल रखना पड़ेगा इसे। ये देखो भाई, मैंने जेड एक्सिस के पैरेलल रखा है इसे, ये देख लो, जेड एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल टू द जेड एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, देख लो जी, ये देखो भाई बच्चा लोग, ये जेड एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। ये देख लीजिए जी,
ये देखो जी, ये आपका जेड एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। ये देखो जी, ये जेड एक्सिस के आपने पैरेलल शो कर दिया। ये आपने क्या माना, जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप मान लो मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसकी वेरिएशन देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम के बीच क्या कर रही है, वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, इसकी वैल्यू वेरिएशन है इसमें, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया किस एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में भी वेरिएशन है, जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं डायग्राम की हेल्प से। ये देखो बच्चा लोग कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेरिएशंस हैं वो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेरिएशन है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका y एक्सिस के अलोंग है तो वो किस एक्सिस के अलोंग है, z एक्सिस के अलोंग है। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। और EM वेव कहाँ जनरेट हो रही है, these waves are generating along x axis, along x axis, x axis के along EM वेव जनरेट हो रही है, जबकि उनकी वैल्यूज में जो वेरिएशन है वो y और z एक्सिस के along है। y एक्सिस के along इलेक्ट्रिक फील्ड है और z एक्सिस के along मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम ये कहते हैं कि लाइट वेव्स जो हैं these are connected with the two coefficients, one is permeability and another is permittivity, mu naught into epsilon naught. Permeability of free space and permittivity of free space, and the value of these two comes out nearly equal to, if we place the value of permeability of free space and permittivity of free space, then the value comes out to be 3 into 10 raised to power 8 meter per second, meter per second. This is the most important result. अब देखो बच्चा, मैंने बात करी दो तरह की वेव की, एक मैकेनिकल और दूसरा नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में मैंने सीधी सीधी बात करी है किसकी, उन वेव्स की जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमने लिया साउंड वेव। साउंड वेव जब ट्रेवल करती है तो उन्हें मीडियम चाहिए। आपको पता है कि साउंड वेव में प्रेशर के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, डेंसिटी के कॉन्सेप्ट आते हैं। प्रेशर के कॉन्सेप्ट कैसे आते हैं कि इसमें कॉम्प्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन होते हैं। कॉम्प्रेशन में प्रेशर बढ़ जाता है, रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर घट जाता है। कॉम्प्रेशन में वॉल्यूम कम हो जाती है, रेयर फ्रैक्शन में वॉल्यूम काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बड़े मायने रखते हैं, इसमें मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। अब देखो एक क्वांटम फिजिक्स, जो फिजिक्स मैं पढ़ रहा हूं दैट इज द क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स पुराने आइडिया पे बेस्ड है और सारी की सारी फिजिक्स कहती है कि मैं एवरेज से डील करती हूँ, मैं एग्जैक्ट से डील नहीं करती। पूरी फिजिक्स मुझे ये कहती है कि मैं एवरेज से डील करती हूँ, मैं एग्जैक्ट बात से डील नहीं करती, मैं एवरेज से डील करती हूँ। दैट इज द क्लासिकल फिजिक्स। और नई जो फिजिक्स बनी है, जैसे हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम जो है वो कॉन्सेप्ट से, किन कॉन्सेप्ट से डील करती है, उन कॉन्सेप्ट से डील करती है जिनकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट है। बच्चा लोग क्वांटम फिजिक्स की जो स्टार्टिंग है वो इस बात से हुई है कि लाइट वेव्स या लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर। लाइट का नेचर कैसा होता है, ड्यूअल होता है। आपको पता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में भी चल सकता है एज वेल एज इट कैन ट्रेवल लाइक ए डिस्टेंस। अब देखो लाइट का नेचर समझने के लिए आपको थोड़ा सा लेट उठना पड़ेगा। जब आप लेट उठते हो, आपके रूम में लाइट रेडिएशन एंटर कर चुकी होती है। आपने देखा भी होगा इस चीज को कि लाइट रेडिएशन आपके रूम में कैसे एंट्री करती है। अगर मान लो आपकी विंडो है, विंडो से हल्के हल्के छेद हैं, तो उनसे जो लाइट रेडिएशन एंट्री मारेगी वो स्ट्रेट लाइन में मारेगी, आपको सीधी लाइन 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 में चलती है।
नजर आएंगे। और आपको ये भी लगेगा कि मेरे रूम में ना डस्ट पार्टिकल्स आ गए। आपको ऐसा भी फील होता है कि जैसे मेरे रूम के अंदर डस्ट आ गई हो, धूल आ गई। अब जब आप सुबह सुबह लेट उठे तो आपने लाइट के बारे में दो बातें पढ़ ली। एक तो लाइट ट्रेवल से स्ट्रेट लाइन पाथ, और स्ट्रेट लाइन में चलने को बोलते हैं पार्टिकल नेचर। किसी भी मतलब स्ट्रेट लाइन में चलना, न्यूटन जी महाराज के अकॉर्डिंग उसका नाम होता है पार्टिकल नेचर। क्योंकि न्यूटन क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं कि एवरी पार्टिकल इन दिस नेचर हैज ए टेंडेंसी टू ट्रेवल ए स्ट्रेट लाइन पाथ अनलेस अंटिल इट इज अफेक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक उसका पाथ चेंज नहीं हो सकता। एवरी पार्टिकल इन दिस नेचर हैज ए टेंडेंसी टू ट्रेवल ए स्ट्रेट लाइन पाथ, दैट इज पार्टिकल नेचर। और मैं जब सुबह सुबह उठा, मेरे रूम में लाइट रेडिएशन जो एंट्री मार रही थी वो सीधी सीधी लाइन में आ रही थी। आप देख लेना लेट उठ के, आप जब भी लेट उठो आप देखना कि लाइट रेडिएशन आपके रूम में कैसे एंट्री मारती है। ठीक है, वो ट्रैवल कैसे करती हैं, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करती आपको दिख जाएंगी क्या? हाँ जी, बिल्कुल दिख जाएंगी। और डिस्टर्बेंस की भी ट्रैवल करती है, बिल्कुल करती है। यानी कि लाइट का जो नेचर हुआ वो कैसा हुआ, वो एक डिस्टर्बेंस की तरह चले। हाँ, ये बात भी सही है। अमरवीर अमरवीर कह रही है कि सर लेट उठे तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी। बट बेटा ये तो अजम्पशन वाली बात है ना, हम तो अज्यूम कर रहे हैं ना केवल। ठीक है, बातों बातों में आप मजे लो, लेट उठ के सच्चाई में मत जाओ, है ना। बातों के लो बेटा, एंटरटेनमेंट केवल बातों में है ना। लेट उठोगे तो क्लास मेरी क्या, एक क्लास और भी मिस हो जाएगी फिर आपकी, है। तो बच्चा देखो, आप लेट उठे ना सुबह सुबह, तो आपको बेनिफिट क्या हुआ पता है, आपने ना लाइट के नेचर को स्टडी कर लिया। लाइट का नेचर कैसा निकला कि वो स्ट्रेट लाइन में भी चलता है और वो एक डिस्टरबेंस की तरह भी चलता है। स्ट्रेट लाइन में चलने को पार्टिकल नेचर बोलते हैं और डिस्टरबेंस की तरह चलने को क्या बोलते हैं, वेव नेचर। यानी कि लाइट के दो नेचर होते हैं, कैसे, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। यानी कि लाइट के दोनों नेचर एग्जिस्ट करते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव। ठीक है, अब देखो, अब आप एक बात सुनो, लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है, हमारी मैटर। हमारी मैटर एब्जॉर्ब करती है, इसका मतलब हमारी मैटर के पार्टिकल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। ऑफ कोर्स यार, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो अब पार्टिकल में सबसे अच्छा नाम किसका आता है, इलेक्ट्रॉन का। भाई सीधी सी बात है, हमारी मैटर है, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, every state is made up of atoms or molecules, and every atom deals with the three particles. These particles are electron, proton and neutron. Proton and neutron exist inside the nucleus, and we assume these are stationary, but these are not stationary according to quantum physics. ठीक है ना, उसमें बात हम बाद में करेंगे, बट पहले ये बात करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं, वो तो स्टेशनरी होते हैं। तो फिर सारा का सारा काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। आपको पता ना, इलेक्ट्रॉन ही हमें ये बताता है कि ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही हमें ये बताता है कि अब उसे इनको छोड़ना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है पता है, इलेक्ट्रॉन है ना, शेयरिंग, पेयरिंग, बॉन्डिंग, सारे काम इलेक्ट्रॉन ही करता है। तो इसका मतलब है कि ये मैटर का जो पार्टिकल है यही क्या एनर्जी भी अब्सॉर्ब करता है। देन आंसर कम्स आउट टू बी यस, यही एनर्जी भी एब्सॉर्ब करता है। कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी अगर हमारा मैटर का पार्टिकल एब्सॉर्ब कर रहा है तो क्या लाइट की तरह इसका भी बिहेवियर ड्यूअल है। लाइट का बिहेवियर ड्यूअल था क्या, हाँ। लाइट कैसे ट्रेवल कर रही थी, लाइट ट्रेवल कर रही थी एक पार्टिकल की तरह एज वेल एज एक वेव की तरह। क्या हमारा मैटर का पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करेगा? देन आंसर कम्स आउट टू बी यस, मैटर पार्टिकल आल्सो बिहेव्स लाइक ए वेव, but not a single wave. With a single particle, there may be a group of waves. And the velocity with which it travels, that is known as group velocity. And the concept of matter waves was constituted with the help of this concept. इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैटर वेव का कॉन्सेप्ट आ गया है। और मैटर वेव का कॉन्सेप्ट आ गया है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई, डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने क्या भूमिका निभाई, उसने अपना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दिया जिसमें उसने वेवलेंथ ऑफ मैटर
पार्टिकल का कॉन्सेप्ट भी हमें बताया, दैट वाज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। खुशदीप कुछ कहना चाहते हो क्या बच्चा? किसी ने हैंड रेज किया था? अगर कुछ बोलना चाहते हो तो बोल लो भाई बच्चों। हाँ जी बच्चा, कोई बोलना चाहता है कुछ? नहीं बोलना चाहता तो फिर मैं दोबारा से शुरू हो जाता हूँ। देखो बच्चा, मैटर वेव का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मैं बताऊं आपको दोबारा से। ये लाइट वेव होती है ना, लाइट वेव, ठीक है, इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है मैटर का पार्टिकल। मैटर का पार्टिकल कौन? स्पेशली बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब भी मैटर के पार्टिकल की बात होती है ना, मैं ज्यादातर टारगेट करता हूँ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग पेयरिंग बॉन्डिंग का काम करता होता है। तो क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से लाइट का बिहेवियर ड्यूअल होता है, क्या उसी तरह से मैटर पार्टिकल का बिहेवियर भी ड्यूअल होता है? देन आंसर वाज यस, मैटर पार्टिकल का बिहेवियर भी ड्यूअल होता है, और उनके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसको, सर मैटर वेव सिलेबस में है। सिलेबस की बातें नहीं होती ईशान सारी, कुछ है ना जनरल बातें भी होती है बेटा, जिसको ना हम अगर याद रखें ना, ध्यान रखें, तो हमें इंटरेस्टिंग लगती है वो चीजें। मुझे पता है यहाँ पे मैटर वेव का कॉन्सेप्ट नहीं आता, मैटर वेव का कॉन्सेप्ट आपके क्वांटम फिजिक्स में आएगा, ठीक है, या आप ये कह दीजिए मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में। और मॉडर्न फिजिक्स का कुछ पार्ट आपके 12th में है, ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस करने वाली बात नहीं है, मुझे पता है। लेकिन इसका ना थोड़ी सी जनरल बात आप समझ लो कि यहाँ पे तीसरी जो वेव है उसकी मैं बात कर रहा हूं, दैट इज मैटर वेव। मैटर वेव, और मैटर वेव में सबसे अच्छा जो रोल था वो था डी ब्रोगली का, डी ब्रोगली का। और मैं आपको एक बात बताऊं, डी ब्रोगली ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट वाज लैम्डा इज इक्वल टू h by p। p is the linear momentum of the particle, linear momentum of particle। Lambda is de Broglie's wavelength, h is Planck's constant, Planck's constant, Planck's constant। so this is all about the matter wave। मैंने आपको एक सिंपल इंट्रोडक्शन दे दिया मैटर वेव के लिए। अब हम बढ़ते हैं ऑन द बेस, वेव को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। देखो बच्चा, इसको मैं इरेज करने वाला हूं बच्चा। देखो, हमारे पास वेव है, उसकी क्लासिफिकेशन मैं अब आपके सामने रख रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के बेसिस पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी बच्चा लोग, ठीक है, लेकिन आज फिर से मैं एक बार फिर दोबारा से आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसकी। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ठीक है, बहुत ही कम एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपका दोबारा से पूरा कॉन्सेप्ट प्रिपेयर हो जाएगा, नहीं, काम चलेगा आपका, ठीक है। ये देखिए भाई बच्चा लोग, मेरे पास दो तरह की वेव है, एक है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी है मेरे पास ट्रांसवर्स। एक है मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल, बड़ी फेमस है दोनों की दोनों, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास ट्रांसवर्स। एक है मेरे पास ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी है मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक है मेरे पास ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब आपको पता है ट्रांसवर्स वेव तो वो वेव है जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करता है, जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करता है आप उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। देखिए बच्चा, जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है ऐसे, ऐसे, तो आप ये जो पीक पॉइंट है आप इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है उसे बोलते हैं आप क्रस्ट, और ट्रफ नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला जो पॉइंट है आप उसे बोलते हैं ट्रफ। यहाँ पे वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, टाइम पीरियड टी,
angular frequency omega, that is 2 pi by capital T, that may be equal to 2 pi into nu. ठीक है, यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस एंड डायरेक्शन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या रहते हैं बच्चा लोग, परपेंडिकुलर रहते हैं। डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस कहाँ है, अगर आप बड़े ही ध्यान से देखो तो डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस तो ये है और डायरेक्शन ऑफ वेव आपके पास ये है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच जो एंगल है, दैट एंगल आई थिंक दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है। मतलब डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस एंड डायरेक्शन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो बच्चा, यहां से पार्टिकल गया, यहां से पार्टिकल गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, वापस भी आया, ठीक है। तो यहां से पार्टिकल गया मीन से एक्सट्रीम पे, यानी कि मैं क्या देखता हूं पता है कि ये अगर y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ले लूं तो y जो है, y जो डिस्प्लेसमेंट है वो पार्टिकल की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो y मस्ट बी द फंक्शन ऑफ किसका, x एंड t, x एंड t, दिस इज x एक्सिस गाइस, ठीक है। एक्स एंड टी, एक्स एंड टी, एक्स क्या है पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस और टी क्या है बच्चा, टाइम, ठीक है ना। तो y जो है y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है दैट डिपेंड्स ऑन x एंड t, ये बात मैं यहां से ऑब्जर्व कर सकता हूं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जो क्रस्ट सॉरी जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की टर्म में ट्रेवल करती है। जैसे कि मैं आपको कंप्रेशन शो कर रहा हूँ, कंप्रेशन में क्या होता है, पार्टिकल गुथमुथ से हो जाते हैं, ये देखो ऐसे 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 इकट्ठे हो जाएंगे पार्टिकल्स, ये देखो ये कंप्रेशन है भाई, जिसमें नॉर्मल डिस्टेंस जो पार्टिकल के बीच होना चाहिए उससे भी कम हो जाता है, ये देखो जी ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये देखो भाई, हैं ये देखो भाई बच्चा, ये कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल दूर दूर बैठ जाते हैं ऐसे, ये देखो बैठे हैं ना बहुत ज्यादा दूर दूर, ये आपको मैंने कंप्रेशन के लिए शो कर दिया। कंप्रेशन में नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस, और ये रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन में यहां पे मैं बता दूं कि प्रेशर हो जाता है इंक्रीज और वॉल्यूम हो जाता है क्या, डिक्रीज, और यहाँ पे प्रेशर हो जाता है जी डिक्रीज, हाँ जी बच्चा बोलो, और वॉल्यूम हो जाता है बच्चा इंक्रीज, हाँ जी अनम्यूट करके बोल सकते हो बच्चा। जब वो कंप्रेशन होती है तो उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि उसका स्टेट भी चेंज हो जाए। हाँ होता ही है ना बेटा, हमारे घरों में गैस सिलेंडर है ना, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ना, स्टेट चेंज हो जाता है बच्चा कंप्रेशन में। नहीं, मैं इन केस ऑफ वेव्स बात कर रही हूँ, वेव्स में अगर जैसे एक वेव में ही वो कंप्रेशन हो जाए फिर रेयर फ्रैक्शन हो तो उसका स्टेट फिर से चेंज हो जाए। मतलब वेव का मतलब क्या होता है बच्चा, वेव का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। वेव का मतलब ये है, वेव का मतलब पार्टिकल से नहीं है, वेव का मतलब सीधा सीधा एनर्जी से बच्चा, ठीक है। तो हम कंप्रेशन के लिए जो एग्जांपल लेंगे ना, वो किसी ना किसी किसी ना किसी फॉर्म में लेंगे, जैसे कि सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में, आप उनको ही कंप्रेस करोगे ना, वेव को तो कंप्रेस नहीं करोगे आई थिंक हैं, क्या करोगे। यस, हाँ, क्लियर क्लियर। कंप्रेशन के केस में ना बेटा, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात स्टेट चेंज हो जाती है इसमें, बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है। इसमें स्टेट चेंज होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं अगर आप बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हो तो। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके घरों में सिलेंडर, सही है ना बच्चा। अब देखो बेटा, यस। आगे बढ़ते हैं बेटा, कि जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की टर्म में ट्रेवल करता है दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने लिखा है साउंड वेव, साउंड वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव की क्या वो होती है, क्वालिटी क्या होती है इसकी, अगर करेक्टरिस्टिक हम पढ़ना चाहें तो, साउंड वेव की अगर मैं करेक्टरिस्टिक पढ़ना चाहूँ ना तो इट कैन बेंड मोर अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, इट कैन बेंड मोर अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, बेंड कर सकता है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, ठीक है। 1 मिनट का टाइम देना पड़ेगा मुझे बच्चा लोग, फोन आ रहा है किसी का।
हेलो। हाँ जी बेटा, देखो हमने क्या कहा, जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की टर्म में ट्रेवल करता है, आप उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल का बेस्ट एग्जांपल आया हमारे पास साउंड। इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें कर रखी थी लास्ट लेक्चर में, इसके ऊपर ज्यादा बातें हम नहीं करते, हम बातें करते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है। एक्सक्यूज मी सर, आप म्यूटेड हो। अरे मैं म्यूटेड था। चलो बच्चा देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव की मैं बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे वेरिएशन जो मैं ले रहा हूँ y और x में ले रहा हूँ। जैसे कि मैं y एक्सिस के अलोंग चल पा रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये ओरिजिन है मेरी वेव का, ठीक है, जहां से मेरी वेव स्टार्ट हुई है, ठीक है, और x के अलोंग मूव कर रही है। देखो बच्चा, यहाँ पे हमें ये बात चेक करनी होगी कि भाई हमारी जो इक्वेशन है, हमें कोई भी इक्वेशन जो दे रखी है, क्या वो वेव की इक्वेशन है? भाई देखो, जब आप यहाँ इस चैप्टर में मूव करोगे ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी बहुत बातें रहेंगी। ऐसा नहीं है एसएचएम की बातें नहीं होंगी। अगर आप वेव वाला चैप्टर कर रहे हो और एसएचएम आपको नहीं आता, तो आई थिंक गड़बड़ हो जानी यार, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ जनरली देख पा रहा हूँ कि यहाँ जो पार्टिकल है वो उछल के यहाँ पे गया होगा, फिर वापस आया होगा, यहाँ जो पार्टिकल है वो उछल के यहाँ पे गया होगा, वापस आया होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो रेस्ट में रहा होगा, मतलब यानी कि आप अगर जनरल बात देखो ना, तो y जो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑन x एक्सिस एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम, कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल कहां पे है। दैट इज y शुड बी ए फंक्शन ऑफ x एंड t, ठीक है ना। यानी कि y डिस्प्लेसमेंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो मैं कहूंगा x पे डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है। x यानी पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, और टाइम, अब आप पूछोगे कि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल कहां पे है, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ वेव है, मोस्ट ऑफ वेव में पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, मोस्ट ऑफ वेव में। लेकिन हर एक वेव में पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं होगा। मेरी बात, ये बात सुन लीजिए कि मोस्ट ऑफ वेव में पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। जैसे कि मान लो मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं, y इज इक्वल टू, एक सिंपल सी इक्वेशन थी, 2x प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। एक इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू, आपको दे दी 5x प्लस 6x t स्क्वायर,
6xt²। तो क्या ये इक्वेशन वेव की इक्वेशन है? दीज आपको दिख रही है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड t। लेकिन इस तरह की इक्वेशन जो है वो कभी भी वेव की इक्वेशन नहीं होंगी। ये वेव की इक्वेशन नहीं है, वेव इक्वेशन ये नहीं है। तो वेव इक्वेशन की क्या कंडीशन है? क्या हम कंडीशन जान सकते हैं? बिल्कुल आपको हक है बेटा, आप भारत के निवासी हो, इंडिया के निवासी हो, आपको हर बात का हक है। अब बता देते हैं क्या कंडीशन होगी वेव की। कंडीशंस ऑफ ए वेव, देखो भाई बच्चा कंडीशंस क्या होंगी। कंडीशंस ऑफ ए वेव, वेव के लिए क्या कंडीशन बनेगी, किस तरह से हम उसको फॉलो करके चलेंगे, ये बातें मुझे यहाँ सीखनी है। देखो बच्चा कैसे मैं सीखूंगा। देखो एक चीज तो ये याद रखिए कि ये जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, पार्शियली काम करेगा। ये पार्शियल क्या होता है पता है? पार्शियल का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव का क्या मतलब है? विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू टी चलेगा। ठीक है, सम कांस्टेंट वैल्यू आएगी मल्टीप्लाइड बाय करली स्क्वायर y बाय करली x स्क्वायर। दिस करली इज पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है ना? ये आप ये मत सोचना कि ये कांस्टेंट कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन से बिलोंग करता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन से बिलोंग नहीं करता। एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, कंडीशन ऑफ ए वेव। और दूसरी कंडीशन क्या है बच्चा लोग? दूसरी कंडीशन ये है कि y should be defined for all values of x and t, all values of x and t, x and t की all values के लिए वो डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि अब मान लो आपको एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल आपको कहा कि आप बताइए जी बच्चा लोग कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, क्या ये इक्वेशन एक वेव की इक्वेशन है? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, क्या ये इक्वेशन एक वेव की इक्वेशन है? तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर वेव की इक्वेशन के लिए ये करना ना करली वाई बाई करली टी। मैंने कहा हाँ जी, तो करली वाई बाई करली टी आपने जब लिया इसका, तो आई थिंक ए कोस का साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी, टी का मल्टीप्लायर है ओमेगा। अच्छा तो डबल डेरिवेटिव लेना है ना, करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर। तो ए कोस का हो जाएगा जी साइन ओमेगा टी, को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो माइनस साइन, और ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि इसका मल्टीप्लायर टी का मल्टीप्लायर कौन है? ओमेगा, वो भी बाहर आएगा, एक ओमेगा बाहर से बैठा था पहले से, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया भाई करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर। अब करली वाई बाई करली एक्स लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का तो यहाँ पे कोई नाम ही नहीं है, तो इसका फिर डेरिवेटिव करली बाई करली एक्स ऑफ ए साइन ओमेगा टी, ये पूरी क्वांटिटी इसके लिए कांस्टेंट बन जाएगी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना, तो एक्स का तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 0। तो यानी कि आपके पास यहां से करली स्क्वायर वाई बाई करली एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय क्या? करली स्क्वायर वाई बाई करली एक्स स्क्वायर। ये तो इसके इक्वल ही नहीं आया भाई, अगर इक्वल नहीं आया तो गड़बड़ हो गई ना यार। ठीक है, गड़बड़ हो गई ना जी। ठीक है, गड़बड़ क्या हुई कि ये कांस्टेंट और मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू नहीं आई, दैट इज यू कैन से कि y is equal to a sin omega t is not equation of simple harmonic motion, equation of SHM, equation of SHM। ये SHM की इक्वेशन नहीं है। सिमर अभी 12th के किसी बच्चे ने ऐड हुआ है, सिमर 12th का बच्चा ऐड हुआ है, वो बेटा 5 मिनट के बाद 5 मिनट नहीं 10 मिनट के बाद 10 बजे ज्वाइन करना बच्चा मुझे। सिमर नाम से 12th का बच्चा ऐड हुआ है बेटा, आप प्लीज अपने आप को रिमूव कर लो, ये 11th का बैच चल रहा है। आप सही 10 बजे आप कनेक्ट हो जाना, सही 10 बजे। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब देखो बच्चा, मान लीजिए कि आपको अब मान लो मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, कैसी इक्वेशन दे रहा हूं? ये देखो भाई, मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं, एग्जाम्पल ही ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल
मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं y इज इक्वल टू क्या, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैं आपको ये इक्वेशन दे रहा हूं, ए एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने आपको बता दिया ये एंगल के लिए वो के फेज डिफरेंस के लिए होता है के एक्स, ठीक है ना। ये प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है वैसे, ठीक है। तो आपको वेव चेक करनी है कि ये वेव की इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले करली वाई बाई करली टी निकालोगे। करली वाई बाई करली टी क्या है, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। किसके विद रिस्पेक्ट है भाई बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू टी है ना, तो टी का मल्टीप्लायर कौन है, ओमेगा, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर, करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर क्या आ गया, ए कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस लिख दो यहाँ पे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। टी का मल्टीप्लायर कौन है, ओमेगा, तो ओमेगा को बाहर ले आओ तो ओमेगा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब निकालो करली वाई बाई करली एक्स, करली वाई बाई करली एक्स। नाउ करली वाई बाई करली एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, करली वाई बाई करली एक्स, करली वाई बाई करली एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए साइन की जगह पे कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स और माइनस के बाहर, ठीक है जी। अब करली स्क्वायर वाई बाई करली एक्स स्क्वायर, कोस का होता है माइनस साइन, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब माइनस के और आ जाएगा तो माइनस के इंटू माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो कि करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर, डिवाइड कर दो इसको किससे, करली स्क्वायर वाई बाई करली एक्स स्क्वायर। आपके पास क्या आ गया बताओ, माइनस से माइनस कट गया, ए से ए कट गया, इससे ये कट गया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आ गया। तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ओमेगा और के यहाँ पे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यानी कि करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, इसको मान लो कांस्टेंट, कांस्टेंट आएगी इनकी वैल्यू, और इनटू करली स्क्वायर वाई बाई करली एक्स स्क्वायर, यानी कि वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए वेव। ये जो इक्वेशन बनी ये एक वेव की इक्वेशन बन गई, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आज हमने देखा कि वेव की क्या निशानी है, ठीक है ना। वेव के लिए हम किस इक्वेशन में जाके काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हमारे सामने कुछ वेव्स आएंगे, वेव्स के टाइप रहेंगे और उनको सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी अटैच करके हम सीखेंगे कि कैसे हमें काम करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी बच्चों से। और प्लीज आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं अब स्टॉप करने वाला हूं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों।